जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। संडे के रोज़ लाइव आना बनता नहीं है और हम आते नहीं हैं, लेकिन शहरी सिंध के हवाले से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। वैसे तो ओवरऑल कराची ले लीजिए, सिंध ले लीजिए, पाकिस्तान ले लीजिए कि बहुत बड़ी तहलका खेज खबर है। और खबर से बड़ी यानी कि कामरान टसूरी साहब को गवर्नर सिंध लगा दिया गया, लेकिन खबर से बड़ी जो खबर ये है कि जी अरमान साबिर जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी जानिब से 4 से 5 रोज़ पहले हमारे लाइव सेशन के अंदर ही ये दावा किया गया था और उन्होंने जाते-जाते एक खबर दी थी और उन्होंने कहा था कि ऐन मुमकिन है आने वाले दिनों में कामरान टसूरी गवर्नर सिंध बना दिए जाएँ। तो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे कुछ यूट्यूबर्स भी हैं, उन दोस्तों ने भी कहा नहीं कि अरमान भाई की जो खबर है ये ठीक नहीं है। लेकिन आज संडे का दिन है और नसरीन जलील साहिबा को जो गवर्नर सिंध की जो समरी भेजी गई थी, वो भी संडे के दिन के, और वो भी एतराज़ भी संडे के दिन आया था। और कामरान टसूरी के लिए एक बड़ा दिन है आज का, और कामरान टसूरी को जो है वो गवर्नर सिंध लगा दिया गया है। और ये खबर तकरीबन को 5 दिन पहले या शायद 1 हफ्ता पहले हमने लाइव सेशन किया था और अरमान भी और मैं मौजूद थे। फारूक समी मौजूद नहीं थे क्योंकि उनकी वालिदा की तबीयत नासाज थी। तो अरमान भाई भी मौजूद है मेरे साथ और फारूक समी भी मौजूद हैं। अरमान भाई जो है वो वुजदानी कैफियत में नहीं होते, लेकिन बहुत बड़ी खबर दे गए थे। फारूक समी वुजदान में आकर ऐसी कोई बड़ी खबर देते हैं। फारूक भाई क्या कहेंगे कि अरमान भाई की ये खबर 100% दुरुस्त साबित हुई है, जो कि 1 हफ्ता पहले इन्होंने दी थी हमारे लाइव सेशन के अंदर, और इन्होंने ये कहा था कि कामरान टसूरी आने वाले दिनों में हो सकता है कि जी गवर्नर सिंध बने। मैंने मुखालफत की थी, मेरे बहुत सारे देखने वाले जो व्यूअर्स हैं, उन्होंने मुखालफत की थी कि नहीं यार ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन आज संडे का दिन है और कामरान टसूरी गवर्नर सिंध बन गए हैं। क्या कहेंगे आप? थोड़ी देर पहले एक राब्ता कमेटी के रुकन से बात हुई, तो वो भी हैरान थे। ठीक है। हाँ। और इससे बड़ी खबर ये है कि देखिए, ये तो उन्होंने एक बड़ी खबर थी, वो ब्रेक कर दी अरमान भाई ने, और अरमान भाई इससे बड़ी बड़ी खबरें ब्रेक कर चुके हैं। ये तो बहुत छोटी खबर है अरमान भाई के लिए। तो अप्रिशिएट तो जारी बात है, हर किसी को करना चाहिए अरमान भाई को, लेकिन ये तो मतलब आपस की बात ये है कि अरमान भाई इससे बड़ी खबरें ब्रेक कर चुके हैं, तो वो नहीं है। इससे बड़ी खबर जो मेरे पास है वो ये है कि बहुत सारे जो न्यूज चैनल्स थे, उन पे ये जो जी खबर जी। आई है वो उनके इस्लामाबाद के रिपोर्टर ने ब्रेक की है। ठीक है। ठीक है? और जब उनके इस्लामाबाद के रिपोर्टर ने ब्रेक की और कहीं ताल्लुकात अच्छे थे, तो इस्लामाबाद के रिपोर्टर ने अपने कराची के रिपोर्टर को बोला यार ये हो गया है। खबर कराची के एमक्यूएम के रिपोर्टरों के पास भी नहीं थी, जो एमक्यूएम की बीट कर रहे हैं। मतलब ये मतलब ये एक लेवल है, मतलब ये बस आखिरी कर दिया अरमान भाई ने। 5 दिन पहले खबर दी, और पांच जी दिन पहले जो उन्होंने खबर दी, वो खबर जब मतलब वो साबित हुई या वो खबर मुकम्मल हुई, तो वो खबर फिर भी कराची के किसी बंदे के पास नहीं थी, और वो इस्लामाबाद से जो है वो निकली। तो उससे तो बस अरमान भी तो बस खाना हो गया, अरमान भी खाना खिला दीजिएगा। है अरमान भाई और आपकी। इसका नहीं, मतलब वैसे ये सही है बात कि है फारूक भाई कि नहीं, फिलहाल इसका मतलब है सही खबर नहीं दिया करें, वरना खाने पे खाने होते चले जाएंगे ये तो। अच्छा, लेकिन फारूक भाई, लेकिन अरमान भाई की तो ये खबर भी थी कि डॉक्टर रिशतुल इबाद जो है वो कराची के विजिट्स, उनके खुफिया विजिट हुए हैं। और अरमान भाई ने मुझे कुछ चीजें ऐसी भी दिखाई पर्सनली कि इन्होंने मुख्तलिफ जो हलके हैं, राब्ते हैं, जो भी सोर्सेज हैं, उनको भेजा लिंक हमारे लाइव सेशन का कि अगर वो तरदीद कर दें तो उनकी सवाबदीद है, लेकिन उनकी जानिब से तरदीद नहीं की गई थी। और नाम मैं नहीं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ भेजा अरमान भाई ने। लेकिन अरमान भाई की ये खबर, मुझे भी पता है, जाहिर है कि एक खबर ठीक हुई है मुझे तो भी इसका पता है, लेकिन मतलब है कि देखिए दूसरी मैं खबरों में जो भी ना और। जो इस हवाले से बात करूं, देखिए मेरा जो है ना इस हवाले से थोड़ा सा इख्तिलाफ है अरमान भाई से। कामान टिशोरी खानी। फारूक भाई मेरी हम आवाज आ रही है? जी आ रही है, आ रही आपकी है। आवाज थोड़ी सी प्रॉब्लम करिए। अरमान भाई सुन पा रहे अरमान हैं भाई आप? आप सुन सकते हैं जी मुझे? जी, जी ठीक हाँ, है। बिल्कुल आ रही है। ठीक है, ठीक है, कंटिन्यू प्लीज। मेरी आवाज आ रही है अरमान भाई? जी हाँ, बिल्कुल आ रही है, आप करते हैं जी कंटिन्यू जी, आ प्लीज। रही है। फारूक, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलें। मेरे ख्याल से फारूक का आवाज नहीं जा रही है हमारी, बिलाल। जी तो जी, अरमान भाई आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगा कि देखें, कामरान टिसूरी को जो है
पहले भी मैंने कहा था कि जब ये अपॉइंट हुए थे और यहाँ पर कई लोगों ने जो है वो कन्वेनर जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, कोऑर्डिनेशन कमेटी के कई मेंबर्स ने इन पर एतराज़ किया था और शदीद एतराज़ किया था। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने इस्तीफे की धमकी भी दी थी और एक आध ने तो इस्तीफा दे भी दिया था। उस वक्त भी हमने यही कहा था कि ये मामला ऐसा है कि इस्तीफा देने से या नाराज होने से या जो कुछ भी है, जो लोग जो रिएक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि जो कामरान टेसरू साहब है वो डिप्टी कन्वीनर के तौर पर आ गए हैं और अब उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा एमकेएम को और एमकेएम की गवर्निंग जो कोऑर्डिनेशन कमेटी उनके तमाम लोगों को, क्योंकि ये मैंने ये भी आपको याद होगा बिलाल, मैंने ये भी कहा था कि ये डायरेक्ट फ्लाइट से आए हैं। तो अब जो है वो चूंकि ये उस वक्त इस तरह से आए थे और आने के बाद एमकेएम के जितने भी कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर्स थे, फिर बाद में भी इजलास पे इजलास होते रहे और बाद में ये खबरें आई कि इन जो भी कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर्स हैं उन तमाम लोगों को अब राजी कर लिया गया है और अब इनमें कोई इख्तिलाफात नहीं है और तमाम के तमाम लोग एक ही पेज पर हैं। तो ये भी खबरें आई एमकेएम के हलकों से, बल्कि एमकेएम के ऑफिशियल जो इनके स्पोक्स पर्सन है उन्होंने भी यही कहा, तो बल्कि एमकेएम के लीडर्स थे उन्होंने भी ये कहते नजर आए कि जो कामरान टेसरू के ऊपर जो मामला थे, जो इख्तलाफात थे, वो इख्तलाफात अब दूर कर लिए गए हैं और तमाम मेंबर्स अभी एक ही पेज पर हैं। अंदरूनी खाना बहरहाल इनके दरमियान जो है वो जो भी इख्तलाफात हों, लेकिन बैरूनी तौर पर या जो बता रहे थे ये जो लीडर्स जो ऑफिशियली जो बता रहे थे वो ये बता रहे थे कि अब इनके दरमियान इख्तलाफात खत्म हो गए कामरान टेसरी के मामले पर और कामरान टेसरी को एज ए डिप्टी कन्वीनर एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो उस वक्त भी मैंने यही कहा था, फिर हम लोगों की बात हुई थी, हम लोगों ने मैंने कहा था कि कामरान टेसरी को तो अपनी गवर्नर बनाने तक की बात हो रही है, जिसपे बिलाल आपने भी कहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है और बल्कि भाई कई मेंबर्स ने हमारे कहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उस वक्त भी मैंने कहा था भाई मेरे पास ये एक खबर है और मैं इस पर जो है वो फिलहाल अभी तो इतना ही कहूँगा कि उसको हो सकता है नामजद कर दिया जाए गवर्नरशिप के लिए, तो उनका भी नाम जेर गौर है और उनको भी उनके नाम पर भी गौर किया जा रहा है। तो कामरान टेसरी को फिर देखें, अब आप बाद में जो है वो अपॉइंट भी कर लिया गया और ये अब गवर्नर सिंध है इस वक्त। तो एक बात तो ये पूरी हो गई। इससे पहले मैंने जो जहां तक 90 की बात है ना बिलाल, अब बिलाल आवाज आ रही है आपको मेरी? तो 90 की जो बात है उस पे भी जो है वो मैंने आपसे कहा था कि जो डॉक्टर इशरत अल-इबाद है वो 2-3 मरतबा यहाँ पर आ चुके हैं और आके चक्कर लगा के बड़े खामोशी से जा चुके हैं, क्योंकि वो मुख्तलिफ हलकों से बातचीत कर रहे हैं। जो डॉक्टर इशरत अल-इबाद है वो एक्सेप्टेबल हैं कई हलकों में, मुख्तलिफ हलकों के लिए वो एक्सेप्टेबल है और वो आकर कई चक्कर लगा चुके हैं और जाग चुके हैं। असल में वो एमकेएम लंदन को और यहाँ पर जो हलके हैं उनमें जो ब्रिज है उसका काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा अगर एमकेएम के जो 90 जो बानी है एमकेएम के, वो अगर एक्सेप्टेबल नहीं भी हैं, तो मैंने ये भी कहा था कि अब उनकी साहबजादी की भी एंट्री हो सकती है, जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो की एंट्री हो चुकी है, जिस तरह जो है वो इस खत्ते में देखें तो इंदिरा गांधी की एंट्री हो चुकी है, जिस तरह जो है वो खालिदा जिया की एंट्री हो चुकी है। ये तमाम जो है वो सियासतदानों की साहबजादियाँ थी जो कि एंटर हुई थी और इसमें सियासत में आई थी। तो अब यहाँ पर भी जो है वो बईदस्त क़यास नहीं है कि एमकेएम बानी जो है उनकी साहबजादी जो अफ़ज़ल अल्ताफ़ हैं उनकी भी एंट्री हो जाए, वो एक्सेप्टेबल होगी सबके लिए यकीनन, और जितने भी फैक्शंस हैं एमकेएम के उनको जोड़ने में भी वो काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। तो ये एक जो जिस चीज़ पर काम किया जा रहा है वो अ, इसी थीम के ऊपर काम किया जा रहा है। और अब भी जो है वो जहाँ तक एमकेएम पाकिस्तान का जो मामला है, एमकेएम पाकिस्तान में जो लीडरशिप का फुक़दान नज़र आ रहा है या जो भी है, उसमें भी जो अगर वहाँ से ये मामलात बेहतर होने की होते हैं तो फिर एमकेएम के जो यहाँ के धड़े हैं वो भी उनमें शायद आपस में जम हो जाएंगे। तो ये मामलात जो है वो उसके क्या महरिकात हो सकते हैं, इसके फिर पीछे पस मंज़र में क्या है, वो भी बहुत लंबी बात है। फिर वो हम पहले भी काफ़ी कर चुके हैं, अगर दोबारा जो है वो आपने मौका दिया तो दोबारा भी कर लेंगे। लेकिन अभी तक जो है वो मामलात ये नज़र आ रहे हैं मुझे। जी बिलाल। अच्छा फारूक भाई, आवाज आ रही है आपको? ये अफशीन मंसूर ने लिखा है कि आरिफ अलवी को इस्तीफा देकर कामरान टेसरी को सदर पाकिस्तान लगा देना चाहिए था।
क्या कहेंगे? बड़ा बहुत सारे लोग के लिए। हाँ, अफशीन ने थोड़ी देर पहले अफशीन ने किसी ने कमेंट किया था कि जिस तरह ये तरक्की कर रहे हैं कामरान टेसोरी, ये कुछ आगे जाके चीफ भी बन सकते हैं। वो तो आपने पढ़ के नहीं सुना है? हंस रहे हैं आप? नहीं, मैं मेरी मेरी हिम्मत नहीं है। अच्छा, देखिए जी जी जो जी, फारूक भाई क्या कहेंगे आप? अरमान भाई ने बात की ना, देखिए अरमान भाई की बात सही है, लेकिन ये जो इफ्जा अल्ताफ वाली बात है ना, ये इफ्जा अल्ताफ वाली बात आखिरी ऑप्शन है। ये सबसे आखिर में ऑप्शन इस्तेमाल होगा इफ्जा अल्ताफ का, क्योंकि बानी मुत्तहिदा नहीं चाहते किसी भी तौर पे अपनी बेटी को अभी लाना, अभी लॉन्च करना नहीं चाहते, क्योंकि उनकी एजुकेशन के भी इश्यूज हैं और दीगर भी कुछ उनको इश्यूज हैं। अच्छा, अब जो अरमान भाई ने जो बात की डॉक्टर इशरतुल इबाद वाली, तो देखें अरमान भी बहुत सीनियर रिपोर्टर है, लेकिन मुझे उनसे थोड़ा इस मामले में जो है उनकी जो सोर्स है उसके ऊपर थोड़ा सा वो है कि जो उनकी सोर्स ने खबर दी है बिल्कुल दुरुस्त दी होगी, लेकिन जो डॉक्टर इशरत हैं ये 2 से 2.5 साल पहले आए थे और इस्लामाबाद तक आए थे और उनको कराची आने नहीं दिया गया था, और ये इस्लामाबाद में ही मुलाकातें करके चले गए थे। और इशरतुल इबाद के जो करीबी लोग हैं जो इशरतुल इबाद को जानते हैं, उनको पता है कि इशरतुल इबाद रिस्क लेने वाले आदमी नहीं है। उनकी जी जी स्टैब्लिशमेंट में बहुत अच्छी सेटिंग है और वो कराची नहीं आएंगे, वो वहीं से मामला को डील करने की कोशिश करेंगे। बानी के हवाले से अचानक ही फुल स्टॉप लग गया था और वो फुल स्टॉप अभी तक लगा हुआ है और इस हवाले से कोई मजीद पेशरफ नहीं हुई है। डॉक्टर इशरतुल इबाद बानी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उनको चाहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर स्टैब्लिशमेंट को डील करने के लिए डॉक्टर इशरतुल इबाद को इस्तेमाल किया जाए। और इसी तरह कासिम रजा है गालबन लंदन में, मैं अगर थोड़ा सा नाम जहन से निकल गया हूँ, जो मेरे सोर्स ने मुझे बताया है जी जी कि वो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से वो अच्छे तौर पर डील कर सकते हैं। ताहम इशरतुल इबाद बहुत अच्छे होने के बावजूद इशरतुल इबाद ने उसी वक्त राहें बानी से जुदा कर ली थी और जब वो गवर्नर सिंध थे। ये मेरी इंफॉर्मेशन है, हो सकता है गलत हो, लेकिन क्योंकि जब बहुत सारी ऐसी मामलात थे जिनका इशरतुल इबाद को बहुत अच्छे से इल्म था और उन्होंने बानी को मामलात नहीं बताए थे, जिसकी वजह से जो गिरफ्त थी वो आहिस्ता आहिस्ता बानी के हाथ से निकलती चली गई और वो अनीस खान खानी को ट्रांसफर हुई और अनीस खान खानी के बाद से वो ट्रांसफर होते होते वो अब बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट के पास चली गई है। जिस वक्त कामरान टेसोरी यहाँ पर आए थे उसी वक्त बहुत सारे दोस्तों का ये कहना था कि कामरान टेसोरी का आना, उनका डिप्टी कन्वीनर बन जाना और उसके बाद डॉक्टर फारूक सत्तार को बुजुर्गों का मना कर देना कि ये अच्छा बच्चा नहीं है, ये अभी तक नोटी बच्चा है, इसकी नाक अभी तक बहती है और ये टमाटर भी जो है रास्ते में गिरा के आ जाता है और जब दवा चीज लेने जाता है दुकान पर तो फारूक सत्तार जो है वो पैसे भी गिरा देता है और वहां पे रुल जाता है। तो रुले हुए डॉक्टर फारूक सत्तार के हवाले से ये पहले ही तय कर लिया गया था कि उनको अगर इस वक्त फौरी तौर पर लाया जाता तो फिर वो ज्यादा गवर्नर के लिए सूटेबल हो जाते। तो ये कामरान टेसोरी जिनके जिनके मंजूर नजर हैं। अच्छा, कामरान टेसोरी का कुछ मैं प्रोफाइल आपको बता दूं। कामरान टेसोरी जी जी हाँ, बताऊं बिलाल? जी जी कामरान जी जी टेसोरी जी सबसे पहले जो है साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के दौर में आए और जब ये आए तो सबसे पहले ये 3 दफा जो है बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का इनको खिताब मिला। बहुत ही अच्छे और लायक बच्चे हैं, हमेशा अपने पेंसिल और कलम जो है वो लाइनों के अंदर ही लिखते हैं। आप होती थी ना बचपन में, हम अंग्रेजी में लिखते थे 3 लाइनों वाली होती थी हमारी बुक, हाँ, जी जी जी, लाइनों में एक की तरह लिखना होता है, एक छोटी दो में एबीसी लिखना बड़ी है। एबीसी। जी 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 जी, जी स्मॉल ए जो है छोटे 2 लाइनों में लिखना है, कैपिटल ए जो है 3 लाइनों में लिखना है। ये सारी चीजें कामरान टेसोरी जानते हैं। कामरान टेसोरी बहुत लायक बच्चे हैं। तो कामरान टेसोरी को 3 दफा बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का खिताब मिला। उसके बाद इनको जो मेरी पसंदीदा जमात है मुस्लिम लीग फंक्शनल, उसके अंदर ये गए और ये जिन दोस्तों ने उनको मशवरा दिया था उन्होंने उनको पहले मुस्लिम लीग फंक्शनल में भेजा। 4 साल उन्होंने वहां लगाए, थोड़ी बहुत सियासत सीखी और उसके बाद 4 साल के बाद वो उनके दोस्तों ने कहा कि अब तुम रुख करो 90 का, और उन्होंने 90 की तरफ रुख करके जो है ना अपनी नमाजें शुरू कर दी। और उसके बाद वो 90 चले गए और कुछ ही अरसे बाद साल 2018 में ये वो शख्स थे जिनकी वजह से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट शदीद तनाज़े का शिकार हुई। जो अपने डॉक्टर फारूक सत्तार थे उन्होंने इस्तीफा दिया और फिर वो एक माँ का कैरेक्टर आया। पहले भाई का कैरेक्टर होता था, कारकुनान बोलते थे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नहीं भाई नहीं भाई। उसके बाद माँ का कैरेक्टर आया कि माँ के कहने पे जो है वो कहते थे ना, वो तो फिल्म का डायलॉग था ना, तुम्हारे पास क्या है मेरे पास माँ है। तो फारूक सत्तार के पास माँ थी, तो फिर वो डॉक्टर फारूक सत्तार ने माँ के कहने पे, अपनी उनकी वालदा के कहने पे उन्होंने अपना ओहदा वापस लिया। बहुत अच्छी बात है, बहुत वो भी ताबेदार बच्चे थे। तो उसके बाद डॉक्टर फारूक सत्तार को फिर डॉक्टर फरूक नसीम ने जो है वो क्या क्या, हम तो क्योंकि डॉक्टर फरूक नसीम से हमारा अक्सर मुलाकातें रहती हैं तो उनके उनके लिए थोड़े से मेरे जो है जज्बात थोड़े हल्के हो जाते हैं, क्योंकि सारी बातें जब शक्ल आम, बार बार दिखती है तो फिर बंदा डॉक्टर फरूक नसीम के मामले में, खैर जो भी है, डॉक्टर फरूक नसीम ने उनको जिस तरह दूध में से आप बाल निकाल दें उनको पार्टी से निकाल दिया।
अब डॉक्टर फारूक सत्तार फिर आए दोबारा पार्टी में जाने के लिए, तो क्योंकि कहा गया था कि जनाब उनको ले लेना है डिप्टी कन्वीनर के तौर पे कामरान टेसूरी को। तो पुरानी दोस्ती यारी करते हुए खालिद मकबूल ने भी चाहा कि यार किसी तरह इनको भी ले लें, लेकिन बुजुर्गों ने बोला नहीं बेटा ये बहुत गंदा बच्चा है, जैसे मैंने उनकी तारीफ बयान की थी। तो वो गंदे बच्चे को बाहर कर दिया गया और कामरान टेसूरी को इन किया गया, जिसकी वजह सबको पता थी। नसीम जलील अब भी कहते हैं लोग कि उनकी जो मोहब्बतें, उनकी जो कुर्बतें हैं वो लंदन के साथ हैं, और जाहिर बात है सिर्फ नसरीन जलील ही नहीं, अगर इस वक्त हम बात करें तो कैफुल वरा भी उनके करीब हैं, बानी के गोगे राब्ता कमेटी के अंदर हैं गालिबन अब भी वो, और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना आपको सिर्फ तंजीमी तौर पर रखा हुआ है, लेकिन वो बहुत ज्यादा उनके करीब हैं। लेकिन जो इशरत भाई के हवाले से मैंने बात बताई थी, तो मुझे लग रहा है कि इशरत भाई इस वक्त जो है वो किसी डील का हिस्सा नहीं है, वो अपनी गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हर कोई जो है वो बीकू मात्रे बनने की कोशिश कर रहा है, और कराची का किंग कौन की इस लड़ाई में वसीम अख्तर भी हैं, आमिर खान भी हैं, और डॉक्टर इशरत उल इबाद भी हैं। और डॉक्टर इशरत उल इबाद ये समझते हैं कि वो उनके दुबई में और से जो राब्ते हैं यहाँ पर, वो राब्ते उनके काम आ सकते हैं, लिहाजा वो कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो रिस्क लेने को तैयार नहीं है और कराची में मौजूद नहीं है, तो जिस तरह समझा जा रहा है कि उनकी ग्रिप बहुत मजबूत है, उनकी ग्रिप इतनी मजबूत नहीं है। कुछ भी हो, डॉक्टर इमरान फारूक से ताकतवर नहीं थे, लेकिन डॉक्टर इमरान फारूक ने भी अगर पार्टी में कुछ चाहा अलहदा से, तो वो नहीं कर सके थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि डॉक्टर इशरत उल इबाद का मुस्तकबिल में कोई खास रोल है। अच्छा, फारूक भाई आपसे ही सवाल एक है। देखिए, जो डॉक्टर इशरत उल इबाद के हवाले से जो बात की, चलें आपने ठीक है, कामरान टेसूरी के हवाले से बात की, चले ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताएं, आमिर खान भी तो उसी एसोसिएशन का फर्द है ना, उन्हीं से ताल्लुक है जहां से कामरान टेसूरी का ताल्लुक, ठीक है, लेकिन ब्रांड्स अलग अलग आप कर सकते हैं, ठीक है। आमिर खान साहब को भी एक जमाने के अंदर नसरीन जलील साहिबा की जो फहरिस्त थी उसमें ये डिस्कशन का पार्ट था कि आमिर खान को गवर्नर सिंध बना दिया जाए, जो मेरी सोर्सेज कहती हैं। उन्होंने उसकी लॉजिक ये पेश की थी कि जाहिर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट बड़ा कोई इस तरह का तगड़ा किस्म का गवर्नर बने जो हार्श किस्म का जज्बाती अंदाज के अंदर फैसले कर सके और शहरी सिंध की नुमाइंदगी बेहतर अंदाज से हो सके, ना सिर्फ मीडिया के अंदर बल्कि सूबाई और कौमी असम्बली के अंदर। और अगर वफाक के नुमाइंदे के तौर पर आमिर खान बनेंगे तो बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के कैंडिडेट होंगे। लेकिन उनकी मुखालफत, जाहिर है कि ये जो वसीम अख्तर ग्रुप भी है और बाकी आपको पता है कि कुछ और दोस्त भी हैं, उनकी तरफ से भी आई, तो फिर नसरीन जलील साहिबा का नाम चला गया। शहबाज शरीफ से भी अप्रूवल करवा ली गई। शहबाज शरीफ ने अप्रूवल करने के बाद जो है वो आरिफ अलवी साहब के पे भेज दी। लेकिन जाहिर बात है आरिफ अलवी साहब ने जो ठप्पा लगाना था उससे पहले उन्होंने किसी से पूछना था कि भाई ये ठप्पा लगाऊं या नहीं लगाऊं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, रोक दो, होल्ड कर दो। तो अब नसरीन जलील साहिबा का ये ऑर्डर रुका हुआ था। अब ये अचानक से जो समरी मूव हुई है, ये तो डेफिनेटली एमक्यूएम पाकिस्तान की जो खुफिया तरीके से समरी मूव हुई ना, तो यानी कि किसी मीडिया तक को नहीं पता, सिर्फ अरमान भाई को पता था, या हमारे फोरम में डिस्कस हो गया था, या यहाँ पर डिस्क्लोज कर दी थी अरमान भाई ने खबर। और अरमान भाई ने भी एक इशारे में, जैसे एक प्योरली सीनियर जर्नलिस्ट करता है कि एक इशारा देके खबर देके निकल गए थे कि ऐन मुमकिन है। तो ऐन मुमकिन का मतलब यही होता है कि आने वाले दिनों में ये होने वाला है, या इस तरह की कोई चीज जो है वो टेबल के ऊपर मौजूद है। अब ये एक आमिर खान कहाँ खड़े होंगे ये तो बताएं। वसीम अख्तर जाहिर है कि कामरान टेसूरी को लेकर आ गए। वसीम अख्तर इस वक्त जाहिर है कि उनका गवर्नर आ गया है, ठीक है। तो अब वो धड़ा जो कि जिनमें मुख्तलिफ MNAs और MPAs भी हैं जो कि इस्तीफे देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, और उन्होंने तो अमली तौर के ऊपर इस्तीफे दे दिए हैं क्योंकि कामरान टेसूरी को लेकर आया गया। तो अब ये जो MQM के अंदर आमिर खान जो धड़ा होगा, ये फिर कहां स्टैंड करेगा? और हालांकि ये धड़ा भी उन्हीं से ताल्लुक रखता है जिनसे कामरान टेसूरी रखता है। देखिए, जो आमिर खान है, आफाक अहमद हैं, या वो तमाम लोग जो कि बानी से जुड़े किसी भी दौर में किसी भी टाइम में रहे हैं, उन पर एतमाद करने को इस वक्त तैयार नहीं है एस्टेब्लिशमेंट, या वो लोग जो कि समझते हैं कि ये उनको मामला को डील करना है। उनको एक ऐसा फर्द चाहिए जो कि उनकी बात सुने। जो हर बंदा, मतलब अगर मैं भी कहीं का ब्यूरो चीफ लग जाऊं या मैं भी किसी इदारे में एक बड़े पोजीशन पे चले आऊं, तो मैं उन लोगों को पसंद करूंगा अच्छी पोस्टों पे रखना जो मेरी बात सुने, जो मुझे बोले जी हाँ बोले। मुझे तो जरूरत थोड़ी है कि कोई मुझे सामने से कोई आर्गूमेंट करे। तो आमिर खान फिर आर्गूमेंट करने वाला आदमी है। आमिर खान थोड़ा सा सख्त मिजाज आदमी है, और ये आमिर खान का या किसी का बारीक काम ही था कि नसरीन जलील का नाम दिया गया था। नाम तो बहुत सारे थे ना MQM के अंदर, तो नसरीन जलील का नाम इसलिए दिया गया था कि क्योंकि वो बानी के करीब थी। उसके अलावा उन्होंने जो लेटर्स लिखे थे उसके हवाले से खासे एतराजात थे, इसीलिए नसरीन जलील का नाम भेजा गया था कि कोई और आ जाए। और जब ये आपको याद हो, जब वसीम अख्तर और ने कोशिश करके इनको लेकर आए यहाँ पर,
इन्हीं को, कामरान को, तो उस पे सबसे ज्यादा जो एहतजाज था वो भी आमिर खान वाले ग्रुप को था। उसकी वजह यही थी कि वो अपने लोग सोच रहे थे और ये अपने लोग सोच रहे थे। और वसीम अख्तर इस पूरी सूरत-हाल के अंदर ये भी कोशिश कर रहे हैं कि वो दोबारा मेयर के तौर पर आ जाएं या किसी बड़े ओहदे पर आ जाएं, तो उसके लिए उनको वहां डील करनी है जहां से ताकत का, जहां पे मरकज है, और उसके लिए वो कामरान टेसूरी जो हैं उनके लिए पॉजिटिव साबित हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने भी उनको सपोर्ट किए यहाँ पे। लेकिन आमिर खान हो या वसीम अख्तर हो, जो सूरत-हाल इस वक्त हुई है, इससे मुझे ये अंदाजा हो रहा है कि अगर आमिर खान या वसीम अख्तर दोनों भी मुखालफत करते तो उन्होंने यहाँ पर आ जाना था, और उन्होंने यहाँ पर आने के बाद वो जो चाहते वो उसी तरह होता जिस तरह के कामरान टेसूरी गवर्नर लगे हैं। ये बात अब अयां हो गई है कि ना वसीम अख्तर की मुखालफत कुछ बिगाड़ सकती थी इनका, ना आमिर खान की मुखालफत कुछ बिगाड़ सकती थी। और दूसरी चीज ये है कि जनाब, जब आप पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं तो ये बड़े दम वाले लोगों का काम होता है ना करना, और जो ना नहीं कर सकता वो सियासत नहीं कर सकता, वो फिर नहीं खड़ा हो सकता। फिर उसकी यही हैसियत होती है कि उसका कारकुन भी नीचे खड़ा होकर उसको स्टेज से गालियां दे रहा होता है। मैं बता रहा हूँ ना, एक राब्ता कमेटी के मेंबर ने मुझे बोला, अच्छा कामरान टेसूरी हो गया यार। वाकई में उसने फोन करके मुझसे कंफर्म किया, क्योंकि मेरे चैनल पे इस्लामाबाद से जब ये खबर चली तो उसने मुझे फोन किया, बोला यार वो हमारे उनसे कोई अलहदा से राब्ते हैं। तो उन्होंने बोला यार ये ऐसा हो गया। मैंने कहा आपको नहीं पता? अच्छा, मेरे लिए वो बात बिल्कुल नहीं थी। मैंने बोला अच्छा ऐसा हो गया? कहने लगा हाँ हो गया। मैंने कहा नहीं, अगर खबर चल गई तो हो गया होगा। फिर मैंने रख दिया। फिर थोड़ी देर बाद फिर अरमान भाई ने एक मैसेज डाला तो पता चला हाँ यार यही हो गया है। तो ये वाली जो सूरत-हाल है, इसमें तो एक पार्टी है जिसको पता नहीं कहाँ से उसको एक लेटर आता है। वो बोलते, पहले वो उसको भाई वहां से भेजते थे कि यार ये कर लो ये कर लो, यहाँ से एक लेटर आता है ये कर लो ये कर लो। ये सारे मुंशी हैं जो काम कर रहे हैं। मतलब नहीं खैर, माजरत के साथ ये लफ्ज नहीं, ये लफ्ज थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। देखिए, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। मेरा काम जो है वो तनकीद भी करना है। मैं नक्काद भी हूँ, वो चीजें भी हूँ। अब मुझे कोई बताए ना कि पार्टी के अंदर इतने सारे लोग बैठे हुए थे, उसमें अंदर अगर आपने गवर्नर का ओहदा अगर कामरान टेसूरी को दिया है, अगर एमक्यूएम ने, तो किस क्राइटेरिया पे दिया है? एमक्यूएम ने नहीं दिया ना, आप ये तो कह रहे हैं। एमक्यूएम ने एक तरफ आप कहते हैं कि एमक्यूएम ने नहीं दिया है, दूसरी तरफ आप कहते हैं कहाँ दिया देने वाले हैं। यार हद हो गई, आप भी बड़े मासूम हैं। देखिए यही तो मैं कह रहा हूँ। अगर आप फिर मुझे बोलें कि यार इनको मुंशी ना बोलूं तो मैं क्या बोलूं? नहीं, देखिए डॉक्टर फरोग नसीम साहब जो थे वो एमक्यूएम के कोटे। आप और अरमान भाई दोनों दिल से चाहते हैं कि मैं यही बोलूं, लेकिन मुझे आप लोग सामने बोलते हैं कि यार ये नहीं बोलो। अब ये क्या मजाक है भाई? जी अरमान भाई आप बताएं, अब क्या कहें फारूक भाई। हम भी ये कह रहे हैं कि एमक्यूएम ने ये नहीं दिया, जैसे कि डॉक्टर साहब को वफाकी वजीर बनाया गया तो एमक्यूएम कहती थी देखें वो हमारे बंदे जरूर हैं लेकिन हमारे कोटे पर नहीं है। तो गवर्नर भी इस वक्त जो कामरान टेसूरी साहब बने हैं वो एमक्यूएम के जरूर है, मेरा ख्याल है, ये मेरे ख्याल है। जी अरमान भी क्या कहेंगे आप? नहीं बिल्कुल सही बात है। ये बोलना मतलब बोलना जरूरी है क्या? और आपको देखिए बात सुने, देखें एक मिनट बात तो सुने, आप बात तो सुने मेरी बात सुने। ये कमेंट आया कि एमक्यूएम के खालिद मकबूल सिद्दीकी जो हैं वो इस काबिल नहीं है कि वो फैसले कर सकें। उनकी पार्टी का कोई भी किसी को बना देता है, बोलता है कि वो ले लो बस आ जाओ तुम। मतलब आप बिलाल, आप खालिद मकबूल सिद्दीकी पे इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं मतलब मैं कहां से इल्जाम लगा रहा हूं यार? आप कहते हैं, आप इल्जाम नहीं कहते, आप इल्जाम लगा रहे हैं। बहरहाल देखिए, मुंशी मत कहें। देखिए जैसे महकमा ज़राअत कहा गया था, ऐसे आप उनको पोस्ट मास्टर जनरल कह लें, थोड़ा वो तो करते हैं ना। मैंने अपनी पुरानी वाली बात वापस ले ली। जो अरमान भाई ने बोला, जो जुमला बहुत मुश्किल सा जुमला बोला, वो जी अरमान भाई, जी अरमान भाई, अब क्या होगा? अब तो जाहिर है कि लग रहा है कि इमरान खान यानी कि माइनस हो रहे हैं कराची से उनकी सियासत। मुझे लग रहा है कि इमरान खान की सियासत में तो जो है एमकेएम में जो है टेसूरी साहब को जो बना दिया गवर्नर साहब, और बाकी जितने भी लोग हैं एमकेएम के अंदर, जितने जो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंदर इनके एमकेएम पाकिस्तान में है, वो तमाम के तमाम उसी तनख्वाह पे काम करेंगे। उनकी जो है वो अभी तनख्वाह नहीं, वो तो हो गया। हाँ लेकिन ये खतरे की घंटी है पीटीआई कराची के लिए, मुझे लगता है, या नहीं? मुझे नहीं लगता कि बिलाल खतरे की घंटी है, क्योंकि जो जिस तरह की अगर जो मशीनरी है, जो आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, उसके लिए पूरी एक मशीनरी की जरूरत होती है। उसके लिए जो है वो दीगर जो दूसरी तरफ से मंजूरी की भी जरूरत होती है। तो वो मंजूरी क्या है, कहाँ से लेकर आएंगे? अगर मंजूरी लेकर आ भी जाते हैं
तो भी बैलेट बॉक्स भरने के लिए वर्क फोर्स की जरूरत होती है। वो वर्क फोर्स कहाँ से लेकर आएंगे? तो अभी भी आपने देखा 245 में 13 पार्टियां एक तरफ थी, ये एस्टेब्लिशमेंट भी उसी तरफ थी। सबको नजर आ रहा था कि जो है वो किस तरफ है एस्टेब्लिशमेंट, और 13 पार्टियां मैं किस तरफ हैं। इस तरह पार्टियों ने अमरीकी भरपूर स्टैब्लिशमेंट, कोशिश की। अमरीकी जी जी, आप जो स्टैब्लिशमेंट। भी कह लें, जो भी कह लें। तो एक तो आप बिलाल बहुत डरते हैं यार। तो बहरहाल जो भी, क्या मान नाम भाई है। एक बात, ये हाँ। मुझे कह के, मुझे प्रोग्राम शुरू होने से पहले बोलता है कि यार तुमने जो है ना वो तुन के रखना है, और मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तुमने करना है, बाकी वो है देखो यार, उसका सवाल है यार, इसका सवाल है, तुमने तुन के रखना है, मैं कुछ बोलूंगा। लेकिन जब मैं, मुझे कोई बोलेगा ना, मैं डायरेक्ट हाथ पकड़ के ले आऊंगा। हाँ, यार मैं तो कह ये सकता हूँ ना कि मेरा मेरा प्लेटफॉर्म है। बिलाल चाहता है कि इसका जो है यूट्यूब चैनल चलता रहे। देखिए हम लोग तो अपने इसका लिंक भी नहीं डालते हैं। हम लोग तो सेफ हैं। अच्छा अच्छा। तो अच्छा, नहीं 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 नहीं, अरमान भाई एक और चीज है, फारूक भाई मैं भी हाँ, आपसे ये संजीदा सवाल करूंगा, मजाक अपनी जगह। क्या कामरान टसूरी तो ज्यादा एग्रेसिव नहीं है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई एग्रेसिव किस्म का गवर्नर चलता तो शहरी सिंध वापस आ सकती थी, ठीक है ना? एमक्यूएम के राइट्स और जो शहरी सिंध के राइट्स और दीगर चीजें। कामरान टसूरी तो एग्रेसिव पर्सनैलिटी नहीं है, वो बेसिकली बिजनेसमैन है, ताजिर है, गोल्ड के हों या कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी, जो कुछ भी वट जो भी उनका पर्सनल बिजनेस है, वो कैसे डील करेंगे पीपल्स पार्टी को? वो कैसे मुंह देंगे पीपल्स पार्टी को? वो कैसे पीपल्स पार्टी से कराची का और शहरी सिंध का जो हकूक है वो ले पाएंगे? ये आप मुझसे पूछा आपने? जी जी, आपसे पूछा, आपसे पूछा। यार देखिए, कामरान टसूरी बिल्कुल कर सकते हैं। मेरे ख्याल में कामरान टसूरी कर सकते हैं, क्योंकि एग्रेसिव होने के साथ साथ आपको किसी की सपोर्ट की भी जरूरत होती है। और अगर उनको सपोर्ट है कामरान टसूरी को, तो कामरान टसूरी जो है वो भड़की भी मार सकते हैं और वो दामाद भी कर सकते हैं। क्योंकि इस वक्त तक हमने जो कामरान टसूरी को देखा है, ऐसे कबल जो गवर्नर्स को देखा है, उन्होंने जो पॉलिसीज की हैं, सिवाय महल इबाद भी जो थे, वो पहले कहीं और से आती थी उनके पास, फिर वो उसके होते थे और फिर वो उसको करते थे। और सख्त बात करना कौन सा मतलब है? कामरान टसूरी के ऊपर भी मुकदमात रहे हैं माजी में। मतलब ये भी वैसी गवर्नर है जैसे केशतुल इबाद थे या दीगर थे। मतलब हल्के आदमी नहीं है कामरान टसूरी। मतलब टक्कर का मुकाबला कर सकते हैं। मतलब वो रेस के वो वाले घोड़े नहीं है जो सबसे एंड में रहता है, दरमियान में रहने वाले घोड़े ये निकाल लेंगे अगर ये उनको, अगर आप टास्क देंगे। असल में चीज ये है कि जो ताकत के मरकज में बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने कराची के लिए क्या तय किया है। क्योंकि अब वो सारी सारी जो बॉलें ना वो उनकी उसमें हैं, कोर्ट में। क्योंकि देखें, जो एक स्ट्रगल होती है, वो तो सिवाय हमें हाफिज नईमुर रहमान के कोई नहीं नजर आ रहा ना हमें। कि जो स्ट्रगल कर रहा हूँ, जो के इलेक्ट्रिक पे बात कर रहा हूँ, जो सड़कों पे बात कर रहा हूँ, जो कराची के कम्युनिटी पुलिसिंग पे बात कर रहा हूँ। मतलब मुझे तो कभी कभार लगता है कि हाफिज नईमुर रहमान जो है उसकी शक्ल बदल गई है, वो एमक्यूएम हो गया है, और जो एमक्यूएम है उसकी शक्ल बदल गई है, और वो कोई पीपुल्स पार्टी का कोई धड़ा बन गया है ना, कोई शहीद भुट्टो बन गया है या कोई वो हो गया। क्योंकि अगर कोई मतलब नजर ही नहीं आता कोई इस तरह का मतलब, तो फिर अब तो सारी चीजें अगर उसी ने ताकत के मरकज से ही तय होनी है, और आपने कोई लड़के कोई चीज नहीं लेनी है, तो फिर ठीक है, जो उनका बंदा हो वो सही से बात भी करेगा, वो सही से डील भी कर लेगा चीजों को। इतना बड़ा कोई जी अरमान भाई, ये तो एक अच्छा, नई ये सिचुएशन पैदा हो गई। एक पहले आपने कमेंट जो है इससे पहले था कि तमाम जो है चांसलर्स और वाइस चांसलर जो है वो कमरन टेसुरी के सामने खड़े होंगे हाथ बांध के ताजीम के साथ। जी जी, ये वाला। जी जी, नहीं, ये ये अफशीन वाला। एक्चुअली ये पहले था। ये अब जो है वो इसमें आइन में जो है, जो आइन कह रहा हूँ, ये अपना रूल्स जी, में जो है सीएम वो चेंज हो साहब जो चुका है। है। पीएम साहब अब जो है वो चांसलर होते हैं जी जी। यूनिवर्सिटीज के। गवर्नर साहब अब चांसलर नहीं होते हैं यूनिवर्सिटी, सेन के जो मामला है। तो अब ये चेंज हो चुका है पहले ही। तो इस वजह से जो है वो वहां पर उनको, इन लोगों को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, दूसरी बात ये है अच्छा कि अच्छा। आप। अच्छा, हम्म। एक मिनट अरमान भाई, एक मिनट। जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है, तो मैं ये बता दूं कि जी कामरान टसूरी साहब को गवर्नर से तैनात कर दिया गया है। आरिफ अलवी साहब ने इतवार के रोज, यानी कि अब से चंद लम्हात पहले, एक नोटिफिकेशन जारी किया है और कामरान टसूरी साहब को गवर्नर से नामजद किया है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये क्रेडिट सिर्फ हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद अरमान साबिर का है, क्योंकि हमारे लाइव सेशन के अंदर, ये एक हफ्ता पहले लाइव सेशन के दौरान अरमान साबिर भाई ने ये इंकशाफ किया था कि जो कुछ भी चल रहा है एमक्यूएम के हवाले से, सिंध के हवाले से, उसमें कामरान टसूरी को ऐन मुमकिन है गवर्नर सिंध नामजद कर दिया जाए और बना दिया जाए। और ये लाइव सेशन हमारा हुआ था तकरीबन एक हफ्ते पहले, और हम चाहेंगे कि नीचे लिंक्स भी दें।
ताकि, और दूसरी एक अहम बात भी थी कि अरमान साबिर भाई ने डॉक्टर इरशाद लिबात के हवाले से भी और बानी एमकेएम के हवाले से भी और उनकी साहबजादी के हवाले से भी कुछ इंकशाफात किए थे। अब देखना ये है कि अरमान भाई की ये वाली खबर तो जो है 100% दुरुस्त साबित हुई है। कुछ लोगों ने इसकी तरदीद की थी, लेकिन आज ये इतवार के दिन भी जो है वो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो इसमें तस्दीक हो गई है। जी अरमान भाई, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, जो इससे पहले जो बात हो रही थी उसमें जैसा कि फारूक ने कहा है कि कामरान टेसूरी के बारे में, तो मैं थोड़ा सा जो है डिफर करूंगा। उसमें ये है कि देखें, कामरान टेसूरी हों या कोई भी हों, जो गवर्नर सिंध के अहदे पर बैठते हैं वो एक तरह के सिंबॉलिक गवर्नर होते हैं और उनका बहुत ज्यादा कोई अमल दखल नहीं हो सकता। हाँ, वो मैनोवरिंग तो कर सकते हैं और मैनोवरिंग एक हद तक कर सकते हैं, लेकिन जो अमली जो ग्राउंड है, ग्राउंड पे जो है वो उनका बहुत ज्यादा कोई अमल दखल नहीं होता। अमल दखल होता है तो पॉलिटिकल पार्टीज का होता है। उसमें उनकी उनकी जो पार्टी है एमकेएम पाकिस्तान, उसका यकीनन अमल दखल होता है और होगा, यकीनन होगा। अभी जो है वो जो बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं 2 सीटों पर, तो वहां पर जो है वो अब एमकेएम ने फिर जो है एक मरतबा फिर ये इस आज़म का इजहार किया है कि वो अपनी खोई हुई साख को बरकरार करने की, खोई हुई साख को वापस हासिल करने की कोशिश करेंगे और जो सीटें हैं उनको जो है वो उन पर जो है वो जीतेंगे। न सिर्फ जीतेंगे बल्कि ये मैसेज देंगे कि हम जो है वो बहुत बड़ी मार्जिन से जीते हैं और बाकी सीटें भी जो है वो हम वापस लेंगे जो कि वो खो चुके हैं। तो ये मैसेज उन्होंने पहले NA 240 के इलेक्शन में भी दिया था, फिर NA 245 के इलेक्शन से बहुत वाज़ेह तरह का मैसेज दिया था ये। और लेकिन फिर हुआ क्या, 13 पार्टी एक तरफ थी, उनके साथ जो है वो एमके पाकिस्तान के साथ पीपल्स पार्टी भी थी, मुस्लिम लीग नून भी थी। ये दोनों जो हैं वो विफाक में और सूबे में मौजूद हैं और हुक्मरान जमातें हैं। और हुक्मरान जमातों के बावजूद और इसके अलावा भी जो है वो पीडीएम की दीगर जमातें भी इनके साथ थी, तो उसके बावजूद ये काफी बुरी तरह से हारे थे। तो ये कहना कि जो है वो सपोर्ट हासिल हो गई और सपोर्ट हासिल होने के बाद जो है वो इनकी जीत जो है वो यकीनी हो जाएगी, तो ये अब देखें वो दौर जा चुका है। इस वक्त सोशल मीडिया का ज़माना है, हर थोड़ी सी मूवमेंट होती है और वो वायरल हो जाती है। तो अब बहुत ही केयरफुल होने की ज़रूरत है और हर 2 तरफ़ों को, बल्कि हर 4 तरफ़ों को जो है, जितने भी जो है वो इसमें फ़रीक हैं, उन तमाम लोगों को जो है, और वो तो अब हो भी रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, बहुत ज़्यादा अलर्ट होते हैं। तो इस वजह से अब धांधली के चांसेस जो हैं, वो या तो अब जो इनका मशीनें वही ख़राब हो जाए, उनका सिस्टम निज़ाम ही बैठ जाए और फिर जो रिजल्ट जब बाद में आए तो वो मैनुअल तरीके से आए, तो उसमें तो कोई धांधली-शांधली हो सकती है और उसमें जो है वो रिजल्ट चेंज कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल अब बैलेट पूरे बैलेट बॉक्स चेंज हो जाना या पूरे इस तरह से चीज़ें हो जाना, ये ज़रा काफ़ी मुश्किल हो चुका है और ये हमने देखा है 245 के इलेक्शन में, ये बहुत कुछ चाहने के बावजूद नहीं कर सके थे और वो इलेक्शन का नतीजा जो है वो बिल्कुल इनके खिलाफ गया। और यही वजह है कि बल्दियाती इंतखाबात जो कि 2 मरतबा से ज़्यादा जो है वो सस्पेंड हो चुके हैं। अब फिर 23 अक्टूबर की तारीख है, लेकिन 23 अक्टूबर को फिर जो सिंध गवर्नमेंट ने माजूरी का इजहार कर दिया है कि वो 23 अक्टूबर के इलेक्शन नहीं करा सकते, जबकि इलेक्शन कमीशन की जिद है यह है कि इलेक्शन तो 23 अक्टूबर को ही कराने पड़ेंगे। अब ये इसमें जो है वो रस्साकशी चल रही है सिंध हुकूमत के दरमियान और जो इलेक्शन कमीशन है उसके दरमियान। अब ये रस्साकशी यकीनन जो है वो जब आपके पास मैन पावर ही नहीं होगी, जब आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं होंगे इलेक्शन कराने के लिए, तो फिर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कैसे कराएगा? क्योंकि इलेक्शन कमीशन डिपेंडेंट होता है रिसोर्सेज के ऊपर और रिसोर्सेज फराहम करता है जो प्रोविंस है। तो जब प्रोविंस की तरफ से वो रिसोर्सेज नहीं आएंगी, और ये इलेक्शन क्यों डिले किए जा रहे हैं, ये डर सिर्फ इसी बात का है कि अगर इलेक्शन होते हैं, बल्दियाती इलेक्शन होते हैं, तो तो ये सीटें हार सकते हैं। एक जगह मुर्तज़ा वहाब साहब को मैं यहाँ पर कहूँगा कि मुर्तज़ा वहाब साहब ने ऑन रिकॉर्ड तो ये बात कहीं नहीं कही है, लेकिन जो बातचीत करते हुए उनसे पूछा गया था कि आप जहांगीर रोड कब तक बना देंगे? जहांगीर रोड जो है वो उखड़ी पड़ी है, आपने जो है वो वहाँ पर लो ट्रैफिक जो है वो बहुत खराब है, एक अरसा हो चुका है, जहांगीर रोड आप बना नहीं रहे, आप पता नहीं कहाँ की रोडें बना रहे हैं। जहांगीर रोड जहाँ सबसे ज्यादा जो मसरूफ रोड है वो आप नहीं बना रहे। तो बिलाल, पता है आपको उन्होंने क्या जवाब दिया था? जी जी। उन्होंने कहा था कि नईमुर रहमान के आने से पहले पहले बना दूंगा। इसका मतलब है नहीं बनेगा? इसका मतलब ये है कि आप क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं कि क्या मेयर के तौर पर नईमुर रहमान आ रहे हैं? यानी कि पीपल्स पार्टी जहनी तौर पर तैयार है कि मेयर की जो है वो इलेक्शन ये हार रहे हैं कराची में, और मेयर के तौर पर या तो पीटीआई का मेयर आ रहा है या फिर नईमुर रहमान साहब जो हैं वो मेयर की हैसियत से लोग देख रहे हैं। तो ये जहनी तौर से तैयार हो चुके हैं
कि अगर जो इलेक्शन अभी कराने पड़ गए बहालत मजबूरी, तो ये इतनी धांधली नहीं कर पाएंगे कि उनका मेयर को रोक सकेंगे। तो जो इस अच्छा वक्त अरमान देश भाई, बनी हुई है। चलिए अरमान भाई फोकस करते हैं उसी के ऊपर। जाहिर है कि हम सिर्फ एमक्यूएम को डिस्कस करें तो इस नई तब्दीली के बाद जो एमक्यूएम में बानी एमक्यूएम की पोजीशन है वो कहाँ रह गई है, जरा उसके हवाले से थोड़ी सी चीजों को बताएं जरा थोड़ा सा, कि कामरान टसूरी के आने के बाद नसीम जलील साहिबा होती तो ऐन मुमकिन था कोई राब्ते वाब्ते, लेकिन कामरान टसूरी के आने के बाद फिर आप क्या देख रहे हैं उनकी पोजीशन? जो फारूक ने कहा है वही मैं देख रहा हूँ। अभी तो फिलहाल फुल स्टॉप लगा हुआ है, और फुल स्टॉप जो है वो मजीद अभी कामरान टिसरू के आने के बाद भी वो फुल स्टॉप ही रहेगा, क्योंकि कामरान टिसरू भी जिन लोगों के वजह से यहाँ पर पहुंचे हैं, वो लोग भी नहीं चाहते हैं कि वहाँ से कोई मामलात हों। तो अभी जो है वो फुल स्टॉप जो लगा हुआ है वो बरकरार रहेगा, और बाकी जो बातें हैं जो बैकग्राउंड में जो हो रही हैं या जो बातचीत चल रही है, और वो हो सकता है शायद चलती है, लेकिन जो नवंबर है, नवंबर के बाद क्या होगा, इसके बाद फिर शायद कोई हो सकता है हालात तब्दीली में आ सकती है, तब्दीली आ सकती है हालात में, लेकिन फिलहाल तब्दीली का कोई चांस मुझे नजर नहीं आ रहा। और वो भी अगर फारूक की बात सही होती है कि जी नवंबर के बाद भी यही हालात बरकरार रहेंगे 6 महीने के दौरान, 6 महीने तक के लिए या 7 महीने तक के लिए, तो भी मैं यही कहूंगा फिर भी इस तरफ जो है वो इस तरह की कोई डेवलपमेंट मुझे होती हुई नजर नहीं आ रही 9-0 के हवाले से, या जो लोग 9-0 के जो है वो फेवर में है उनके लिए की बात मुझे नजर नहीं आ रही फिलहाल। तो अभी देखें आगे क्या होता है। अच्छा कहने को तो कुछ भी हो सकता है, अच्छा लेकिन अच्छा अच्छा। फिलहाल जो है वो अभी कोई बहुत ज्यादा। जी जी फारूक भाई, इसको क्लोज करते हैं। आप क्या देख रहे हैं, क्या वुजदानी वाली कैफियत में क्या खबर है? नवंबर में बाबा जी आ रहे हैं, बाबा जी जा रहे हैं, क्या सोर्सेज बता रही हैं आपकी, क्या हो रहा है? और कराची की सियासत में क्या होगा, शहरी सिंध की सियासत में क्या होगा? देखिए, असाब की लड़ाई चल रही है, और असाब की हम्म। लड़ाई जो है वो बुजुर्गों के दरमियान है, और इस हवाले से मतलब एक मोहतात की बात है, लेकिन मैं अभी यही समझता हूँ कि जैसा कि प्लान के मुताबिक था उसी तरह होगा, कि एक्सटेंशन नहीं होगी। जैसे कि मैंने कहा था कि एक्सटेंशन नहीं होगी, लेकिन कोई 4-5 महीने ऊपर हो जाएंगे, और उस दौरान जो है वो मामलात को सेट किया जाएगा, और ये जो है वो मई तक भी जा सकते हैं और अप्रैल तक भी जा सकते हैं ये मामलात। अभी तक ये सूरत हाल है, लेकिन फौरी तौर पे कोई जो है इस मामले में कोई बड़े बुजुर्ग को तब्दील होते हुए नजर नहीं आ रहे। बुजुर्ग वैसे ही रहेंगे हमारे, और हम उनके ज़ेरे साया काम करते रहेंगे, और ये सूट करता है ये सबको, तो इसलिए अभी मामलात ऐसे हैं। और लेकिन क्योंकि असाब की लड़ाई क्या लिया जाता है और किसको दिया जाता है, या तो शीन साहब जाएंगे, मतलब कुछ ना कुछ होना है, या अक्टूबर के एंड में, क्योंकि जो स्ट्रीट पावर रखने वाले इमरान खान है उन्होंने इंडिया दिया है कि वो तरह से मामला को खराब करेंगे, या वो स्ट्रीट पाएंगे में उनकी अब वाहिद पावर स्ट्रीट है, और वो उसके जरिए चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक्सपेक्टेड है कि 12 के बाद जो है वो इमरान खान साहब थोड़ा सा एग्रेसिव मोड में आए, और ये जो लीक्स हो रही हैं उसकी भी वजह ये है। अब देखें आगे क्या होता है, लेकिन जो हम लंदन की बात करें तो लंदन ने इसका बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया है, क्योंकि लंदन ये समझती है कि ये जो है उनके अगेंस्ट हैं, और जो राब्ता कमेटी ने एक चीज़ें दी हैं वहाँ से आई हैं उसके मुताबिक गद्दारों के टोले ने मुहाजिर कौम के नाम को एक दफ़ा फिर फ़रोग़ किया। ये उन्होंने स्टेटमेंट दी है कामरान टसूरी के उसके बाद उनकी तैनाती या उनको जो नामज़द कर दिया गया और उनका ऐलान हुआ है उसके बाद उन्होंने ये जी चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक भाई आपका भी, अरमान भाई आपका भी, कि इतवार का दिन था, आपकी मुसरफियत थी, लेकिन चूंकि कामरान टसूरी को गवर्नर सिंध लगाया गया और ये बड़ी खबर थी, और हमारे प्लेटफॉर्म से ही ये सबसे पहले खबर शेयर हुई थी। अरमान भाई ने ये इंकशाफ किया था एक हफ्ता पहले कि आने वाले दिनों में जो सिंध में जो सियासी सूरत हाल होगी उसमें ये भी मुतवक्का था कि जी कामरान टसूरी साहब, जिनको डिप्टी कन्वीनर लगाया गया एमक्यूएम पाकिस्तान ने, और उसकी वजह से जिस तरीके से फारूक सत्तार साहब को इसी बुनियाद पर निकाला गया था कि वो कामरान टसूरी को साथ लेके चल रहे थे, और अब एमक्यूएम के अंदर फिर धड़ेबंदी इस वजह से हुई कि कामरान टसूरी साहब को ना सिर्फ एमक्यूएम में वापस लिया गया बल्कि डिप्टी कन्वीनर पे लगा दिया गया। लेकिन
अब ये बहुत बड़ी खबर आ गई है कि जी उनको अब गवर्नर सिंध तैनात कर दिया गया है। आरिफ अलवी साहब ने कुछ लम्हात पहले एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस पर एमक्यूएम के अंदर मौजूद बहुत सारे लोगों के तहफ्फुज़ात मौजूद हैं। दूसरी तरफ एमक्यूएम लंदन ने इसको मुस्तरद किया है यकसर तौर पर, और इस सिलसिले में जो अब बल्दियाती इंतखाबात हों या ज़िमनी इलेक्शन, यकीनी तौर पर अब जो कराची की सूरत हाल किस जानिब बढ़ रही है, एक नए लाइव सेशन के साथ जल्द ही आपसे मिलेंगे। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि जी अगर आपके कोई क्वेश्चन हो, आपकी राय हो, तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर तहरीर कीजिएगा। हम कोशिश करते हैं कि जी आपके सवालात को हमारी अपनी ही डिस्कशन का हिस्सा ज़रूर बनाएँ। और बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका। अरमान साबिर भाई का जो व्लॉग है, यूट्यूब चैनल है, उसमें अरमान साबिर व्लॉग है, और फारूक समी का जो है वो फारूक समी का रिपोर्टर्स 21 है। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।